इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं मुकाबला। पाकिस्तान ने पहले आईएसआई के जरिए तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री कराई, उसके बाद पाकिस्तान डायरेक्ट तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता में एंट्री चाह रहा है। पाकिस्तान ने तो अभी से तालिबान को ऑर्डर देने भी शुरू कर दिए हैं और अफगानिस्तान के बड़े बड़े ओहदे पर पाकिस्तान अपने लोगों को बिठा रहा है। और खबर है कि कुनार के गवर्नर और ब्रेशना के डायरेक्टर पद पर आईएसआई एजेंट की नियुक्ति हो गई है। तालिबान और आईएसआई के इस गठजोड़ का हिंदुस्तान पर क्या होगा असर, इस पर है आज का मुकाबला। लेकिन मुकाबला शुरू करें उससे पहले सुनिए पाकिस्तान के बड़े पत्रकार इमरान खान, जिन्होंने आईएसआई और तालिबान के गठजोड़ को एक्सपोज किया है। कि पाकिस्तान की आईएसआई ने तमाम वॉरलॉर्ड्स को मजबूर किया और उनके साथ ऐसी नेगोशिएशंस की कामयाबी के साथ कि वो सारे तालिबान का हिस्सा बन गए, उनके साथ मुआहदा कर लिया। फिर यह इल्जाम भी पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर लगाया जा रहा है, इल्जाम कह लें या तमगा कह लें, वो दिया जा रहा है कि बड़ी कामयाबी से इन्होंने अफगान फौज को हथियार डालने के लिए आमादा किया, अफगान जर्नैलों को साइड पे हटने के लिए आमादा किया, अफगान हुकूमत के अंदर नकब लगाई, अशरफ गनी को अकेला करके भागने पर मजबूर किया और बगैर किसी लड़ाई के तालिबान को पूरा अफगानिस्तान पे आज जो कब्जा है उसके पीछे अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्योंकि तालिबान की अपनी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी अनाउंस्ड नहीं है, तो इंडियंस का यह मानना है या पाकिस्तान के मुखालिफिन का यह मानना है कि इसके पीछे जो ब्रेन है वो आईएसआई का है। अफगानिस्तान में नियुक्तियां इस्लामाबाद के इशारे पर हो रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद 5 मेहमानों के साथ एक बड़े पैनल के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, सीधे गेस्ट हमारे साथ इस्लामाबाद से भी जुड़ेंगे, उनसे होगी इस बारे में बात। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे के बाद इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। इमरान खान का इशारा साफ था, अब अफगानिस्तान में अमेरिका की नहीं पाकिस्तान की चलेगी। पाकिस्तान के एक और पत्रकार असद अली थूर को सुनिए, जिन्होंने इमरान खान और पाकिस्तान के इरादे अभी से क्लियर कर दिए हैं। हम तो चाहते ही ये थे कि वहां पे हुकूमत आ जाए तालिबान की। आप देख लीजिए इमरान खान कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें टूट गई, तो उससे पता लगा लीजिए कि हम क्या देख रहे थे, अफगानिस्तान में क्या चाहते थे। पाकिस्तान से समझा जाए कि जो अगली तालिबान हुकूमत बनने जा रही है और पाकिस्तान को बताया जाए कि आप यही चाहते थे ना कि वहाँ पे अशरफ गनी रजीम ना रहे, और उनका ये कहना है कि आप यही चाहते थे कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ जाए, तो अब आ गई है, अब उनसे ये डिलीवर करवाएं। पाकिस्तान का तालिबान को समर्थन देना, उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान सरकार की हिमायत करना पाकिस्तान की आतंकी सोच, आतंकी संगठनों को पनाह देने के ही एजेंडे का हिस्सा है। दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है और आज पाकिस्तान और तालिबान के इसी गठजोड़ पर होगा मुकाबला। अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा, साथ ही काबुल में भारतीय दूतावास के पूर्व डिफेंस अटैचे मेजर जनरल संजय मेस्टन, रॉ के पूर्व ऑफिसर RSN सिंह होंगे और साथ ही पाकिस्तान से 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद याकूब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इमरान खान की पार्टी PTI के प्रवक्ता हैं, और इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी भी हमारे साथ हैं। इन सबसे होगी खास बातचीत, होगा मुकाबला शुरू। तो अफगानिस्तान बड़े बड़े ओहदे पर पाकिस्तान अपने लोगों को बिठा रहा है और आज की बड़ी खबर यही है, इस पर हम मुकाबला शुरू करने वाले हैं। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन, रिटायर्ड पूर्व डिफेंस अटैचे काबुल से इस वक्त हमारे साथ हैं, और साथ ही RSN सिंह, पूर्व रॉ ऑफिसर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अब्दुल समद याकूब, इमरान की पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इस्लामाबाद से ही आरजू काजमी, पाकिस्तानी पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर संजू वर्मा जी आपसे है, क्योंकि यहां भारत की हर गतिविधि पर पूरी तरह से नजर है, ऐसे में भारत की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है लोगों को एयरलिफ्ट करने की, और पाकिस्तान की जो हर मूवमेंट है उस पर तो भारत की नजर रहती है, लेकिन जिस तरीके से अब नियुक्तियां की जा रही हैं इसको किस तरह से देखा जा रहा है? सुरभि जी, जो हालात फिलहाल हैं अफगानिस्तान में, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 1 हफ्ते में पहले तो अब्दुल गनी बरादर इन्होंने कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंशियल पैलेस में जाकर घुसपैठी कर ली और डिक्लेयर कर दिया कि अभी हमारा दबदबा रहेगा। पर अभी 24 और 48 घंटे के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये पता पड़ता है कि जो तालिबान ग्रुप है, टेरर आउटफिट है,
इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर देम, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अहमद मसूद जो नॉर्दर्न अलायंस के हैं और जो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति थे अमरुल्लाह सालेह, इन दोनों के बीच में काफी वार्तालाप हो रही है। तो जो पंजशीर प्रोविंस है वहां पर गतिविधियां काफी बढ़ रही हैं। तो अभी ये जानना कि इंडिया क्या करेगी, मुझे लगता है कि कई बार वेट एंड वॉच एटीट्यूड बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हमको ये देखना है कि जो डिफरेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन है, हाउ दे प्रोग्रेस गोइंग फॉरवर्ड। पर मैं इतना तो आपको डंके की चोट पर कह सकती हूँ दैट इंडिया हैज नेवर नेगोशिएटेड विद अ टेरर मिलिशिया। तो आतंकवादी संगठन के साथ भारत कभी कोई समझौता, कभी कोई वार्तालाप, कभी कोई डायलॉग नहीं करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब सोमनाथ प्रोमेनेड का उद्घाटन किया और कई विकासवादी प्रोजेक्ट का उन्होंने फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास किया, उन्होंने क्लियरली कहा कि जो विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, दे कैन ओनली सर्वाइव टिल अ गिवन पॉइंट। और इशारा किसकी ओर था ये हम सबको पता है, सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं जो कुछ और संकेत दे रहे हैं। इमरान की पार्टी के प्रवक्ता अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल साहब, इमरान खान यहाँ साफ तौर पर सामान्य नागरिक बता रहे हैं तालिबानियों को, और जिस तरीके से गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने की वो बात कह रहे हैं, किस बात की और संकेत है, क्या कहना क्या चाहते हैं? देखिए, इमरान खान की कोई भी अपनी स्टेटमेंट कंट्राडिक्शन नहीं है, उसमें बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, उनका स्टांस बड़ा क्लियर है। उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे, जब वो पहली बार असेंबली में आए 2002 में, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। वो यही समझाते रहे, ना आपको समझ आई ना अमेरिका को समझ आई। और आज आके आप खुद कह रहे हैं कि जब बाइडन ने विथड्रॉ किया तो आपने उनकी बात को इंडोर्स किया कि यहाँ पे कभी मिलिट्री सोल्यूशन कोई था ही नहीं। तो जब आप और अब आप उम्मीद लगाए बैठे हैं अहमद मसूद से, पंजशेर वादी से, नॉर्दर्न अलायंस से, तो ये जो नॉर्दर्न अलायंस है बैक इन 1996, ये मैं इनके बारे में कहूंगा कि ना तीर चलेगा इनसे ना तलवार उठेगी। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इन बाजुओं को आप आजमाने की कोशिश ना करें। ये चले हुए कारतूस अब आपकी उम्मीदों पे पानी ही फेरेंगे, जिनसे ना बंदूक ना गोली चली ना कुछ चला, जिनको आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रिलियन डॉलर आपने वहां पे खर्च कर दिया। तो अब आप इस बात को मान ले, अब आप आंखें बंद ना करें। अब इंडिया को भी रियलाइज कर लेना चाहिए कि भाई ये इनको 20 साल आजमा चुके हैं। जो इस वक्त पावर है, जिसका सूरज इस वक्त तुलू हो रहा है, उसको आप चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आप भी मान जाए कि तालिबान एक हकीकत है। अब आपको उनसे एंगेज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप अब आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो बैठे हैं दुआ में, वो अब उनसे वो बैक चैनल के थ्रू कतर को कह रहे हैं कि जी आप इनसे हमारी बात करा दें, ताकि अब अच्छा हमारा तो स्टैंड क्लियर है। इमरान खान ने भी कह दिया कि जी इनसे इन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं अपने इंडियन पैनलिस्ट से ये सवाल करता हूं कि क्या है आपका स्टैंड तालिबान के बारे में, अफगान की सिचुएशन, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? आप तो कंफ्यूज्ड हैं, आपकी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है इस वक्त, और इसी कंफ्यूजन में आप अपना नुकसान उठा रहे हैं। हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत कितना भी नुकसान उठा ले। सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ कंफ्यूज है, लेकिन जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं वो तो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब पहले आईएसआई के जरिए तालिबान ने अफगानिस्तान में एंट्री की है, और अब डायरेक्टली ही तालिबान के जरिए अफगानिस्तान की सत्ता में पाकिस्तान एंट्री चाहता है। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय मैस्टन भी है। संजय सर, ये कह रहे हैं कि तालिबान एक हकीकत है, इसको मानना होगा। अब बिल्कुल नहीं मानना होगा, कारण काफी हैं। पहली बात, जितनी भी ये तालिबान बना है ये किसने बनाया है? आईएसआई पाकिस्तान आर्मी ने बनाया है, और ये 2004 में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, और 93 में ये रेज हुए थे। आपको पता है पाकिस्तान ने इनको वहाँ रेज किया था। दूसरा, जब ये अमेरिकन फोर्सेस और ये जो नाटो फोर्सेस का ऑनस्लॉट हुआ था 91 में, तो तालिबान कहाँ गई थी? पाकिस्तान में गई थी। तो वो पूरी दुनिया को पता है। उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन फोर्सेस नाटो फोर्सेस को जो हिट कर रहे थे वो भी पता है कि वहीं से आ रहे थे, क्योंकि जब पूरी अमेरिकन आर्मी और वहाँ पूरी नाटो थी, जो इतनी सारी संख्या में जो फोर्सेस थी, तो उनको स्ट्राइक करने के लिए ये पाकिस्तान से ही लोग आ रहे थे। तो ये बहुत क्लियर है। हथियार कौन दे रहा था? पाकिस्तान दे रहा है। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है।
तो सब कुछ पाकिस्तान दे रहा है। बल्कि मैं तो उल्टा बोलना चाहूँगा कि आप देखिए, अफगानिस्तान इतना मजबूत और स्वतंत्र देश था 1970s में, और उस समय दाऊद खान ने बोला था बहुत क्लियरली कि हमें पश्तूनिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि वो पश्तून्स को उनको पता है कि पश्तून जिस दिन समझ गए तो ड्यूरेंट लाइन का इशू मसला उठेगा, और इसीलिए उन्होंने ड्यूरेंट लाइन का मसला निगेट करने के लिए पश्तून्स को डिवाइड कर दिया, उनको मैनिपुलेट कर दिया है। तालिबान है कौन? 90% तो सारे अफगान हैं, कुछ पाकिस्तानी तालिबान है। जब मैं वहाँ डिफेंस अटैचे था, मैंने कुछ एक्शंस देखे थे जहाँ पर जो डेड बॉडीज थी, खासकर जब ये ग्रीन जोन में फायर कर रहे थे, इंक्लूडिंग इंडियन एम्बेसी में, जब वो बॉडीज को उन्होंने सर्च किया था ISF ने और ये इनके स्पेशल फोर्सेस ने, उसमें आई कार्ड्स इनके पाकिस्तानी पंजाबी LET के थे। तो कहने का मतलब है सब कुछ पाकिस्तान से ही चल रहा है, सब कुछ क्रिएटेड है। इंडियन एम्बेसी पे अटैक किसने किया था? हकानी ने किया था। हकानी कौन कंट्रोल कर रहा है? पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है। उनके कैंप्स किधर है? सारे नॉर्थ वजीरिस्तान में हैं। तो सब कुछ वहीं से हो रहा है। और मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि इनके प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये जंजीरों से निकल गए हैं, गुलामी से निकल गए हैं। इनको गुलाम तो पाकिस्तान ने किया है, और उसका सबूत सबसे बड़ा ये मैंने आपको बताया, उस समय इतना स्ट्रांग देश था, मिलिट्री पावर था, इन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी ला के उनको तोड़ दिया और कमजोर कर दिया। और तब से ये अफगानिस्तान जो इतना प्रॉस्परस कंट्री था, इतना प्रॉस्परस कंट्री था, इन्होंने इनको एनस्लेव किया हुआ है। आज भी जनता वहां से भाग रही है। बिल्कुल, आपने देखा किस प्रकार बेचारे लोग भाग रहे हैं। अगर उनको और उसी आइडियोलॉजी की वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को वहां सफर करना पड़ रहा है। संजय सर, आपसे इस बारे में आगे बात करूंगी, लेकिन आरजू काजमी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आरजू, आप खुद वाकिफ हैं और आपने खुद देखा होगा कि इसी आइडियोलॉजी की वजह से लोग अब सफरर बन चुके हैं, और जिस हालात में वो जीने को मजबूर हो चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास कि वो सिर्फ भटक चुके हैं अपनी जगहों से। मेरा अभी फिलहाल आपसे उस आइडियोलॉजी पर सवाल करते हुए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि तालिबान के कब्जे में के बाद से ही पाकिस्तान के बयान तो ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि इन दोनों के गहरे संबंध रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो लोग ये समझते हैं कि तालिबान बदल गए हैं, तो वो ये देख लें कि पिछले 2-3 दिनों में सिर्फ उन्होंने फ्लैग के ऊपर के जी कौन सा फ्लैग उनका है और कौन सा अफगानिस्तान का है, इसके ऊपर कम से कम 11 लोगों को उन्होंने मार डाला है। 11 लोगों की जान अभी तक गई है, जो रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे, और यही तालिबान आज भी है। पाकिस्तान को यहाँ बहुत संभल के रहना होगा, बहुत संभल के अपने आप को अलग रखना होगा, वरना ये नुकसान हमारे तक भी आ सकता है। और जैसे कि हम चाइना के साथ कनेक्टेड हैं CPEC में और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स में, तो मुझे नहीं लगता कि अगर यहाँ पे कोई तालिबानी जहनियत के लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया या यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट किया, तो ये बात चाइना को किसी भी सूरत में सूट करेगी। और अगर चाइना नाराज हो गया तो फिर हमें और नई मुसीबतें देखनी पड़ सकती हैं। और जहां तक ये रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, अगर कि जी अफगानिस्तान में भी मुसलमान है और यहाँ भी मुसलमान है, तो आज तक कभी किसी रिलीजन बेस के ऊपर किसी कंट्री ने आगे प्रोग्रेस नहीं की है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं इस मामले में आप, लेकिन इकोनॉमी और एजुकेशन के ऊपर फोकस करे पाकिस्तान, और तालिबान के साथ अपना जितना मुमकिन हो सके अपने आप को अलग रखे। RSN सिंह साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि बड़ा बदलाव यहां पर जिस तरीके से जब से कब्जा किया, उसके बाद तालिबान में बड़े बदलाव को लेकर भी चर्चा की गई है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट भी कर सकता है तालिबान कि उसे इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मिल जाए? सोच भी कैसे सकता है वो इसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से नए तालिबान को लेकर भी यहां जिक्र किया जा रहा है, वो खुद सवालों के घेरे में आ जाता है बार बार। नहीं, अभी जैसा आरजू काजमी ने कहा कि झंडे के ऊपर जंग चल रही है। इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत जगह ऐसा हुआ कि उनका जो सफेद झंडा है तालिबान का, उस झंडे को नीचे उतारा गया, और जो वहां का जो अफगानिस्तान का जो झंडा है उसको लहराया गया। और आपको मैं बता दूं कि उसके 3 कलर है अफगानिस्तान के झंडे को, जो काला वर्टिकल लाइन है, काला, लाल और हरा। तो काला वो दिखाता है कि ये जब इनकी गुलामी थी, जब विदेश नीति ब्रिटेन बनाती थी, उससे आजादी का वो एक चिन्ह है, सिंबल है। जो लाल है वो रेजिस्टेंस का है, और जो हरा है वो इस्लामिक प्रोग्रेस का है। तो
वो काला जो पहले ब्रिटेन वहां की कूटनीति डिक्टेट करती थी, उनकी डिप्लोमेसी, अब पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी चला रही है। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है साहब पाकिस्तान के ये तालिबान के बारे में। जिस जहां पे झंडा का क्या स्वरूप होगा वही नहीं तय है, जिसका टेरिटरी नहीं फिक्स्ड है उसका औचित्य क्या है, तालिबान का औचित्य क्या है। और ये बता दें, ये तमाम लोगों ने आपको बता दिया, बाकी पैनलिस्ट ने, इस पर मैं ज्यादा वक्त नहीं करूंगा कि वो कैसे आपका क्रिएशन है और आपका एक्सटेंशन है, लेकिन मैं इसको पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान का इन्वेजन मानता हूं। इसलिए हमारे मन में कंफ्यूजन कोई नहीं है। हम कभी भी इन जिहादी दरिंदों से बात नहीं करेंगे। ये आप बिल्कुल, हमारी मानसिकता, हमारी सोच इसके बारे में साफ है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो समय का चक्र है उसमें एक छोटा सा ये ब्लिप है। समझ रहे हैं पाकिस्तान के जो भी यहाँ पे हैं नुमाइंदे, ये बात समझ लीजिए। हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन। प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियर शब्दों में कर दिया कि जो भी संगठन अनैतिकता, असंवैधानिक तरीके से और हिंसात्मक तरीके से आते हैं उसकी आयु बहुत कम होती है। आपको मैंने इस तरह से हवा में उड़ते हुए बहुत पहले भी देखा है। एक बार हवा में उड़े थे तो किसी ने बोला कि बॉम्ब यू टू स्टोन एज। उसके पहले भी आप बहुत हवा में उड़ चुके हैं। वो एक बार जयउल उड़े थे तो वही उड़ गए हवा में। तो हमारी जो पॉलिसी होती है बहुत पुख्ता होती है। आपको जो करना है आपको ये हम सफर मुबारक, आपके ये चेले मुबारक, हम अपना हिफाजत कर लेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये हमको कोई ना बताए कि देखिए साहब, एक और बता दूं आपको, हम वो नहीं भूल सकते जब पाकिस्तान बॉर्डर पर इसी तालिबान ने 3 लोगों को आपको हैंडओवर किया था, जिसमें वो दरिंदा वो भी था, मौलाना मसूद अजहर। वो नहीं भूल सकते। हमारे कॉन्सुलेट्स पे जो धमाके हुए वो नहीं भूल सकते। हमारे एम्बेसी को निशाना बनाया गया वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो आप बातचीत की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम ये आइडियोलॉजी की जंग लड़ेंगे और कयामत तक लड़ेंगे। क्या टीवी पे आना छोड़ देंगे? क्या अगर तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिया ने तो आप क्या करेंगे फिर? मैं टीवी पे आना छोड़ दूंगा। और बोलिए। बस ठीक हो गया। लेकिन आप क्या करेंगे? क्या आप इस्लाम छोड़ते फिर हिंदू धर्म में वापस आ जाएंगे? देखिए, मजहब पे ना आए आप। मैंने आपका मजहब छोड़ने की बात, ये पूरी लड़ाई मजहबी है साहब। ये पूरी लड़ाई ही मजहबी है। ये पूरी लड़ाई ही मजहबी है। तो आप नहीं बना रहे हो बड़े मुसलमान को मार रहा है आप कह रहे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आप नहीं वो कर सकते, फॉर्म कर सकते जो कॉर्पोरेट रहे हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स रहे हैं, वो चला रहे हैं। अगर इंडियन पॉलिसी आपके हाथ में होती तो पता नहीं इंडिया का क्या हाल होता। पूरी लड़ाई एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के बीच में चल रही है। और आप सोचते हैं कि आप इस्लाम के इस सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार है। इसीलिए मैंने आपको कहा, मसला ये है कि आप हर बात में ना मजहब को ले आते हैं। यहाँ पे हम मजहब की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही। मैंने तालिबान जैसा सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा। उन्होंने अरे छोड़ो यार, क्या अफगानिस्तान कैसा था? हर शख्स यहाँ पे बात करता है तालिबान की। आप 1996 से पीछे चले गए, क्या सिविल वॉर नहीं थी? क्या डॉक्टर नजीबुल्लाह को जो प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान, उसको गलियों पे नहीं लटकाया गया था? जनरल साहब बात कर रहे थे
इनकी मां जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है। सोवियत यूनियन ने बाहर नहीं फेंका था उसको, उसका कजन नहीं आया था, उसके कजन को कत्ल नहीं किया गया था। आप तो से लेकिन यहाँ पर अब्दुल समद साहब, यहाँ तो उस आइडियोलॉजी का भी जिक्र हो रहा है ना, जिसको आज पूरी दुनिया देख रही है। उस हकीकत को कैसे आप डिनाई कर सकते हैं अब्दुल समद साहब? रियलाइज करें ना कि तालिबान से पहले अफगानिस्तान कैसा था, क्या सिविल वॉर नहीं थी, क्या वॉर लॉर्ड्स नहीं थे, क्या जाहिर शाह को उठा के बाहर नहीं फेंका गया था, 10 साल जंग नहीं रही थी वहां पे। इस तरह से तो ना कहना कि तालिबान आए तो तालिबान के बाद जो है ना वो सारा को सारा अफगानिस्तान बिगड़ गया। तालिबान से पहले अफगानिस्तान की जो हालत थी आप उस पर क्यों नहीं बोलते? 9/11 के बाद जब अमेरिका आया। सर मुझे तो लेकिन ये नहीं समझ आ रहा, क्या ये तालिबान की जीत एक तरीके से ये कहें कि शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल विक्ट्री मान रहा है पाकिस्तान, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि इसके लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? आरजू? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, जैसे कहा जाता है ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो बिल्कुल ये अगर पाकिस्तान ने इसी वक्त होश के नाखून नहीं लिए तो बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी भी जैसे मैंने कहा कि जो हमें उम्मीद है या हम लोग एक होपफुल है, हमारे जैसे लोग जो नहीं तालिबान को सपोर्ट करते, उनका ख्याल है कि चाइना की वजह से शायद यहाँ पे हमें वो माहौल ना देखने को मिले। चाइना की वजह से शायद, क्योंकि चाइना के प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं और अगर तालिबानी ज़हनियत यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई तो फिर जाहिर है कि ये चाइना के ऊपर भी बोलेंगे। चाइनीज मुस्लिम्स के लिए जो अभी तक आवाज नहीं निकालते बल्कि ये कह देते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर इनको वो चीज नहीं चलेगी, इनको बोलना पड़ जाएगा। और ये चीज किसी तरीके से भी जो हमारे गवर्नमेंट है या जो हमारे लोग हैं उन्हें सूट नहीं करती। तो इनको बहुत ज्यादा बैलेंस रह के चलना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो गलतियां की हैं वो इन्हें माननी पड़ेंगी, और गलतियां तो हर कंट्री से होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की हैं। लेकिन अगर हम अभी उनको रियलाइज कर लें और आगे बढ़ते हुए हम उसको अवॉइड करें और थोड़ा सा संभल जाएं तो शायद ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए कुछ बेहतर हो पाएगा। और संजू वर्मा जी, ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि जितने भी तमाम इनपुट्स यहाँ पर रखे जाते हैं, पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहता है। अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये पाकिस्तान की कोशिश है कि एक स्ट्रैटेजिक बढ़त हासिल की जाए किसी लिहाज से। सुरभि, ये बात तो सब पैनलिस्ट ने मान ली है कि जो तालिबान है, ये बात मैं भी दोहराना नहीं चाहती हूं पर कहना जरूरी है कि चाहे तालिबान हो या हक्कानी नेटवर्क हो, ये हर किसी को पता है जो जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता है कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ISI की देन है, का क्रिएशन है। अभी जो मुद्दे की बात ये है कि आप देखिए, एक तरफ जो अब्दुल घानी बरादर हैं वो खलील हक्कानी के साथ नेगोशिएशन में लगे हुए हैं। खलील हक्कानी जो हक्कानी नेटवर्क के करता धरता है, उनके सर पर $5 मिलियन की बाउंटी है। खैर, मुद्दे की बात यह भी है कि दूसरी तरफ अब्दुल घानी बरादर जो तालिबान के करता धरता है, वो अशरफ घानी के जो भाई हैं, अशरफ घानी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पार्डन मी, अफगानिस्तान के, उनके भाई हशमत घानी के साथ भी वो नेगोशिएशन में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार कोई कंफ्यूजन या असमंजस या उलझन में नहीं है। उलझन यदि इस बार किसी को है वो तालिबान को है। एक टेरर आउटफिट जो एक तरफ खलील हक्कानी के साथ वार्तालाप में लगा हुआ है और दूसरी तरफ लेजिटिमेसी पाने के लिए नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद, एक तरफ अमरुल्लाह सालेह और हशमत घानी जैसे लोगों के साथ भी वार्तालाप में लगा हुआ है। मैं बार बार दोहराऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गोवा के प्लेनरी सेशन ऑफ ब्रिक्स में कहा था 2016 में, पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेरर। इस पॉलिसी में पिछले 5 साल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज अबाउट वेट एंड वॉच, तो उनको याद दिला दूं, ये मोदी सरकार है जिसने फरवरी 2021 में चाइना जैसी एक्सपेंशनिस्ट फोर्स को वॉलंटरली डिसएंगेज करने पर मजबूर किया अलोंग द लाइन ऑफ LLC टू देयर पोस्ट इन पैंगोंग सो। आज तक वॉलंटरीली चाइना जैसी विस्तारवादी ताकत ने कभी भी डिसएंगेज नहीं किया, पर मोदी सरकार के नेतृत्व के चलते गलवान वैली में जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि चाइना ने वॉलंटरीली डिसएंगेज किया। और एक बात जो बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तान इज अ ह्यूज थ्रेट, मैं ये बता दूं, हमारा टोटल एक्सपोर्ट निर्यात, टोटल एक्सपोर्ट $350 बिलियन है और पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी का साइज $250 बिलियन है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $621 बिलियन है।
पाकिस्तान की इकोनॉमी के 3 गुना तो इंडिया का सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व है। आज दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अफगानिस्तान को भारत की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि अफगानिस्तान अब तालिबान हो चुका है, लेकिन अभी इस वक्त जानना बहुत जरूरी है और देखना भी होगा कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की सूरत क्या होगी। संजय मेस्टन सर, मेरा सवाल यही है, नई सरकार की आखिर सीरत होगी क्या? देखिए क्या हो गया, संजय सर, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, मेरी सुनाई दे रही है आपको? जी सर, बोलिए। ओके, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। एनीवे, मेरा इस पे 2 चीजें पहले कहना है आपके सवाल से, क्योंकि ये जो अभी डिस्कशन हुई है, देखिए वहां जब मैं अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान एम्बेसी में भी हमें ऑफिशियली जाना पड़ता था और वहाँ के कई पाकिस्तान सिविलियन से हमारी बातचीत हुई है। और जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है, मैं इनके पैनलिस्ट को बताना चाहूँगा, बहुत क्लियर लफ्ज़ों में बोलते थे, देयर वर्डिंग यूज्ड टू बी वी रिग्रेट पार्टीशन। हमारा पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो वहाँ मैंने सुनी इनके लोगों से। इनको अभी इनकी आर्मी को और इनके ISI को रियलाइज होना चाहिए कि ये इस चक्कर में, टेररिज्म के चक्कर में अपने ही देश का नाश कर रहे हैं, पर इनकी जो जनता है, जो यूथ है, वो इनसे परेशान है। दूसरी बात, वहाँ मैंने एक और चीज़ देखी थी कि जब भी इनको कोई चेक पॉइंट पे रोका जाता था, चेक पॉइंट पे कई लोगों को रोकते हैं, इंडियंस को जब रोकते थे तो वो जैसे ही हमारा आई कार्ड देखते थे बहुत खुश होते थे और मतलब बहुत ग्रीट करते थे। पाकिस्तानी जब पकड़े जाते थे तो वो बोलते थे हम तो इंडियन नागरिक हैं। तो कहने का मतलब है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी 0 है, बहुत क्लियर है। जहां तक अभी आपका सवाल है कि क्या होने वाला है, देखिए मेरे को तो अभी दिख रहा है कि ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट तो बहुत टाइम लेगी। पहली बात तो जो आपको पहले भी पता है, जब ये रशिया इन्वेजन के बाद जब ये रिट्रीट हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था। वो किसने कराया था? पाकिस्तान ने कराया था। सारे जो वहाँ जिहादी मुजाहिद थे आपस में लड़ पड़े थे, ये कंट्री डैमेज हो गई थी, काबुल सिटी को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। उसके बाद फिर ये तालिबान लेके आए, तब भी इन्होंने बर्बाद किया। यहाँ तक आपको हैरानी होगी कि जो पंशेर वैली है वो ग्रेप्स के लिए फेमस है, अंगूरों के लिए, पूरी की पूरी वहाँ डीजल और तेल के साथ उसको अच्छी तरह जला दिया था जड़ से। क्यों? क्योंकि ये देश कभी तरक्की ना करे, क्योंकि पाकिस्तान कभी टॉलरेट नहीं कर सकता है कि एक तरफ में स्ट्रॉन्ग इंडिया और एक तरफ में स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान रहे, क्योंकि ये देश तो कब क्रिएट हुआ है, पूरी हिस्ट्री को पता है। अफगानिस्तान इतना पुराना देश है। तो जहां तक ये गवर्नमेंट का सवाल है, मेरे को तो दिख रहा है ये भी अगर बन भी गई प्रेशर्स पे, इतने लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे आपस में। आप देखिएगा, क्योंकि अभी हकानी ब्रदर्स, दुनिया भर के सारे इनके झगड़े ही चलते रहेंगे और ये अपने पावर लस्ट के लिए लड़ते रहेंगे। लोगों को नुकसान होगा, अफगानिस्तान की जनता को नुकसान होगा। और जहां तक ये पंशेर वैली में जो हो रहा है, मेरे को पूरा भरोसा है जी, क्योंकि वहां पर अभी तकरीबन काफी लोग चले गए हैं। और इनकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहाँ ये भी हो रहा है कि जो अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे इनकी आर्मी के, वो बेचारे हाइडिंग में अभी तक, और वो धीरे धीरे अपना रास्ता लेके पंशेर वैली की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो चुका है। और जो पश्तून पॉपुलेशन भी है, नंगरहार, जलालाबाद जो उसका कैपिटल है, कुनार, ये सब जगह में अभी एक रेवोल्यूशन और रिवोल्ट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो सकता है ये उल्टा ही ना पड़ जाए कि ये इनके खिलाफ ही हो जाए। तो ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अगर आई भी, ये भी कुछ कंट्रीज इसको शायद रिकॉग्नाइज करें दबाव में, बट ये मेरे को नहीं लगता ये चलेगी। अफगानिस्तान, मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि सूरत और सीरत की तो हमने यहाँ पर बात की, लेकिन अभी देखना यह भी होगा कि आखिर किस तरीके से इस गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। ऐसे में तालिबान की सरकार में जिस तरीके से नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें भारी भरकम पोर्टफोलियो यहाँ पर उन लोगों का है जिनका सीधा ताल्लुक पाकिस्तान से है। देखिए, जैसा
जनरल साहब ने बताया कि एक वक्त था कि वहां पे चेक पॉइंट पे अगर कोई पाकिस्तानी भी रुकता था, जाहिर है प्रो इंडियन वहां पे गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, तो वो पाकिस्तानी भी अपने आप को इंडियन कह के जाते थे। ये बिल्कुल रियलिटी है वहां पे, ग्राउंड रियलिटी। और अगर आज की रियलिटी ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन चेक पॉइंट पे रुके तो उसको यही कहना पड़ेगा कि वो पाकिस्तानी है। सर, एक और रियलिटी का उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि वहां के यंगस्टर्स भी खुद कहते थे कि हमारा पाकिस्तान कहां जा रहा है और भारत को देखिए कहां से कहां चला गया। देखिए वो जनरल साहब की ओपिनियन है, वो ठीक है, उनका इंटरेक्शन रहा होगा पाकिस्तानियों से। और यूथ की एक अपनी हर किसी की एक अपनी ओपिनियन होती है जिसको हम कभी भी नहीं क्रिटिसाइज करते कि जो सोचता है वो सोचने दें उसको, ये उसका हक बनता है। लेकिन बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम ये मानते हैं, एक हकीकत है कि वहां पे अब जो गवर्नमेंट आएगी उसमें डेफिनेटली मशावरत यहाँ पे हो रही है कि जाहिर है हमारे वहां पे स्टेक्स हैं, हमें फर्क पड़ता है, हमारा नेबर है वहां पे, हम उसकी इंस्टेबिलिटी से हम इंस्टेबल होते हैं। तो अभी अगर तालिबान की वहां पे गवर्नमेंट आती है तो सबको पता है कि जी अशरफ हमने क्या रोल प्ले किया, हमने फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है, हमने उनकी डील पीस ट्रीटी कराई अमेरिका से। मुल्ला गनी ब्रदर जो था वो हमारी जेल में था, CIA की इंफॉर्मेशन के ऊपर 2010 में हमने उसको अरेस्ट किया कराची से, 9 साल हमने उसको जेल रखा, पीस ट्रीटी साइन हुई, अमेरिका की रिक्वेस्ट के ऊपर हम मुल्ला ब्रदर गनी को लेके हमने आजाद किया। वो दोहा में था, चाइना में था, अभी एयरफोर्स कतर एयरफोर्स ने उसको एयरलिफ्ट किया, उसको पहुंचाया वहां पे कंधार में। तो जो जिनको आप टेररिस्ट कह रही हैं, दुनिया उनको जो है ना वो अपने हाथों में उठा रही है, उनसे एंगेज कर रही है। तो ये टेररिस्ट जो आपके लिए आप वाहिद वो मुल्क बचे हैं इस वक्त जो तालिबान को टेररिस्ट कह रहा है। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा मुल्क नहीं है। अशरफ गनी, इवन अशरफ गनी उनसे बात कर रहे हैं, अशरफ गनी के जो लोग हैं वो तालिबान से बात करें और आप कहते हैं कि जी आप बात नहीं करेंगे। सर वो तो साफ, ये अशरफ गनी तो ये बात साफ खुद कह चुके हैं कि जिस हालात में वहां पर कब्जा किया जा चुका है उनके पास खुद कोई चारा नहीं है सिवाय बातचीत के। देखिए इस अशरफ गनी को तो शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए जिसको अमेरिका ने इतनी बड़ी मिलिट्री दी, 3,75,000 की वेल इक्विप्ड। जनरल साहब इस बात को बेहतर समझते हैं कि जिनका तकरीबन $10 बिलियन बजट हो सालाना, इतनी वेल इक्विप्ड आर्मी अगर नहीं चलाती गोली तो इसका कसूर आप हमें ना दें। हमने उनको नहीं कहा था कि आप जो है ना इतना, आपकी एयरफोर्स भी थी, आपका सारा कुछ था, अगर आप नहीं लड़ते तो अगर वो नहीं लड़े तो आप आके हमें दोष ना दें कि तालिबान क्यों कामयाब, तालिबान तो बगैर लड़े कामयाब हो गए। ये तो दोष देना चाहिए अशरफ गनी को कि उनकी निकम्मी निकट्टू आर्मी जो है ना वो लड़ नहीं सकी। इसका आप अगर आपकी आर्मी नहीं लड़ती एक मिसाल के तौर पे तो क्या इसका दोष आप हमें देंगे? जाहिर बात है मेरी आर्मी है, मेरी आर्मी मेरे मुल्क की हिफाजत करेगी। अगर वो हिफाजत नहीं कर सकती तो कोई दूसरा आके कब्जा कर जाएगा। ये तो दुनिया का असूल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमने अपनी आर्मी इसलिए पाली है ना कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे। जब नाकाम हो जाएगी तो यहाँ पे भी किसी और की हुकूमत होगी। मैं अब यहाँ पर एक सवाल करना चाहती हूँ आरजू काजमी से, और आरजू मैं आपको इस बारे में बताना भी चाहती हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले ही काबुल से अफगान टीवी एंकर खदीसा अमीन थी और खदीसा ने बताया कि न केवल एंकरिंग से यहाँ पर उन्हें रोका गया बल्कि जबरन ऑफिस से भी निकाल दिया गया, धमकियां तक दी गई, शरीयत के मुताबिक पहनावे को लेकर भी हिदायतें दी गई हैं। अब जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम आइडियोलॉजी की भी बात कर रहे थे और जो अभी थोड़ी देर अभी आपने सुना भी यहाँ पर जो समद याकूब साहब कह रहे हैं, वो तो साफ ये कहते हैं कि इसे टेररिज्म मानना ही नहीं चाहिए, आप तालिबान को आतंकी कहिए भी नहीं। इनको तो इनकी बातों से तो साफ ये संकेत भी जा रहे हैं कि इनको इस बात को भी एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन तालिबान को टेररिस्ट नहीं कहा, कभी नहीं कहा हमने टेररिस्ट तालिबान को। सर यही तो जी हाँ, मेरा सवाल आरजू आपसे यही है कि यहाँ पर अगर लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा, यहाँ पर अगर लोगों को काम करने से रोका जाएगा, उनके ऊपर सब कुछ थोपा जाएगा, तो इसे क्या कहें? बिल्कुल देखें, अगर कोई सिर्फ एक फ्लैग के ऊपर 11 लोगों को कत्ल कर दे और जो हमने वॉर ऑफ टेरर लड़ी थी जो अमेरिका के साथ मिलके, जिसमें हमने एयर बेसिस दी थी और उसके बाद उन पर अटैक्स किए थे और उन्होंने जो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों को मारा था, APS के बच्चों को तालिबान ने, तो हम उन्हें टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब अगर ये कहा जाए अगर तालिबान ने नहीं मारा था, आप गलत बात करेंगे। तालिबान ने नहीं मारा था, तालिबान पाकिस्तान
ने मारा था, अगर जो लोग ये तहरीके कहते तालिबान हैं कि कभी वो भी बदल उस तालिबान का गए हिस्सा तो नहीं वो रही। कहाँ से बदल गए हैं? एक फ्लैग क्या होता है? एक फ्लैग के ऊपर अगर कोई 11 लोगों को मार दे, उसके बाद वहां से कल पर 11 लोगों को मारा है, ये नहीं एक प्रोपेगेंडा के फ्लैग पर 11 लोगों को दिया जा रहा, जिनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। तो टीटीपी क्या है? अब्दुल समद साहब, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को वो जेल से बाहर निकाल रहे काबुल में, तो उसका मतलब वो अपना साथ दे रहे हैं। और मेरे बड़ा अफसोस है कि हम लोग जिसके खिलाफ लड़ते रहे, यहाँ पे चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ तालिबान। मेरा एक सवाल आपसे है कि यहाँ पर जितनी भी हकीकत बयां कर दी जाए उसको ना सिर्फ नकार दिया जाता है, बल्कि अभी अभी हमने सुना मामले अगर सामने रखे जाते हैं तो उसको प्रोपेगेंडा कह देते हैं। करेक्ट, सही बोला। मुझसे पूछ रही हैं जी? नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए, इन्होंने एक बात कही कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अब अफगान तालिबान का हिस्सा नहीं है, शायद ये गलत बयानी कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अभी बिल्कुल उनके साथ साथ लड़ रही है, ठीक है। जैश ए मोहम्मद उनके साथ है, लश्कर ए तोयबा से, ये तो तमाम अखबारों में ये बात है, ये तो ओपन मीडिया में है। तो ये गलत, ये देखिए, दूसरी बात ये इनको समझना चाहिए कि बुनियादी क्यों तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। एक जिहादियों में हर जिहादी ग्लोबल जिहादी होता है। जिहादियों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि पाकिस्तान को नहीं मानता है। वो इसलिए नहीं मानता है क्योंकि मदरसों में उनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो इस्लाम के नाम पे होती है, वो पाकिस्तान के नाम पे नहीं होती है जी। कभी जब आप हिंदुस्तान में अपने जिहादी भेजते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो वापस आए। तो एक जो पाकिस्तान एक जो मिलिट्री स्टेट है, वो भी एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक जिहादी तंजीम है। तो ये कहना कि टीटीपी उसका हिस्सा नहीं है, बिल्कुल गलत बयान। दूसरे इन्होंने तालिबान को बोला कि अरे उन्होंने उनका पूरा जो उनकी जो ये सफलता अगर आप बोल रहे उसको जी। ये पूरी सुसाइड बॉम्बर से रही है जी। पूरी, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं यूं नहीं आता हूँ, आ जाता हूँ टेलीविजन पे, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा ट्रक और उतने ज्यादा उसमें एक्सप्लोसिव। वक्त की कमी है सर, मुझे यहीं पर आपको रोकना होगा, लेकिन इस बात से वाकिफ है कि इसकी हिस्ट्री और इसकी ज्योग्राफी इतनी वाइड है कि उसको लेकर कई अहम तथ्य सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि इन तमाम चीजों के सामने आने के बावजूद भी इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम पर भी यहाँ पाकिस्तान किसी भी बात को कबूल करने को राजी नहीं होता है। आप सभी ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काबुल पर तालिबान का कब्जा हुए अब करीब एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन राष्ट्रपति कौन बनेगा इसको लेकर हर दिन नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।